नमस्कार। अब बचा है सिर्फ अंतिम चरण का मतदान और प्रधानमंत्री जी की भाषा पर नहीं लग पा रही है लगाम। क्या है ये हार की हताशा का परिणाम? इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसको भी समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम चरण आते आते धमकी पर क्यों उतर आए। ये जो अंतिम चरण है, ये अंतिम चरण क्या कह रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? एनडीए की तरफ जा रहा है कि इंडिया की तरफ जा रहा है? छठे चरण तक का मतदान प्रतिशत किसको जीत दिला रहा है? सब पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे राजनीति की बड़ी बारीक पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, धन्यवाद। छठे चरण तक का मतदान प्रतिशत क्या कह रहा है? जीत किसकी ओर ये साफ इशारा कर रही है? मेरा सबसे पहले सीधा सवाल। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, हम तो पहले चरण से ही दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हम तो बीच बीच में आगाह भी करते रहे भारतीय जनता पार्टी को भी कि जिस प्रकार से एक बड़ा वर्ग और भाजपा का कोर वोटर ठाकुर समाज बहुत उनके खिलाफ है, नाराज है, तो उसको मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की और तमाम ऐसे कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को संभाल नहीं पाई, चाहे आप टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे जो उनका कोर वोटर है उसको बांधे रखने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी मुझे किसी चीज में जो है दिखाई नहीं दी कि उसने बहुत रणनीति की दांव इस बार चले हों। चाहे वो अपने जो सहयोगी संगठन है उन तक को नहीं बना के रख पाए। आरएसएस जैसे महत्वपूर्ण संगठन का हालत आप देख रहे हैं। जब मैं शुरू से कह रहा हूं प्रथम चरण से कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल नहीं है, क्योंकि पहले चरण में ही हमने देखा था कि बूथों पे आरएसएस नदारद था और अब तो क्लियर हो गया। और पांचवें चरण के बाद तो आपने देखा कि इंटरव्यू आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के कि आरएसएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है या आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। तो ये सब जताता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आत्ममुग्ध थी उसका खामियाजा इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। और मेरा मानना यह है कि अगर आज के दौर में आप देखें, छठा चरण समाप्त हो गया, सातवें चरण में हम आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान के साथ खड़ी हुई है। और देख अब धीरे धीरे प्रज्ञा, आपने ये भी देखा होगा, तमाम जो ज्योतिष बड़े बड़े बैठे थे, राजनीतिक ज्योतिष जो तथाकथित बड़े चैनलों पे बैठते हैं और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, वो भी धड़ाधड़ नीचे खिसक रहे हैं और पहली तारीख तक देखिए कहाँ आ जाएंगे। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि हम 200 सवा 200 सीटों पे मान के चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और मैं आज भी उसी पे कायम हूं कि 200 सवा 200 सीटें सातवें चरण से पहले बता रहा हूं। सातवें चरण का आकलन करने के बाद ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 या उससे नीचे भी आ सकती है अगर यही हालात रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं, अगर हम बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है भारतीय जनता पार्टी, ये स्थिति बिल्कुल साफ कही जा सकती है। नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे तमाम आप आंकड़े लगाइए भाई, ऊपर से शुरू करिए, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरल तक चले जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी कहाँ बढ़ती दिख रही है आपको? भाजपा के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है केरल में और तमिलनाडु में। कितनी सीटों पे? 2 सीटों पे। तो 2 सीटें अगर आपकी बढ़ गई, 2 केरल में आ गई, 2 तमिलनाडु में, 4 सीटें बढ़ गई, तो घट कितनी रही है आपकी? वो भी तो आपको आकलन करना होगा। उत्तर प्रदेश में आज भी मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 40 के आसपास रहेगी और हो सकता है सातवें चरण के बाद 35 पे आ जाए। तो इन परिस्थितियों में आप ये जो आपको घाटा हो रहा है, इसकी भरपाई कहां से आप करेंगे? आप बिहार में घट रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल में घट रहे हैं, आप राजस्थान में घट रहे हैं, आप कर्नाटक में घट रहे हैं, बड़ा डेंट आपको महाराष्ट्र में लग रहा है, हरियाणा में घट रहे हैं, दिल्ली में, तो ये डेंट पूरा कहां से करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज मुझे 60 से 70 सीटों का नुकसान सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर है। इसलिए ये तय मान के चलता हूं मैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है नए एनडीए के कुनबे को जोड़ के, नए एनडीए के कुनबे को बढ़ा के, उसमें कुछ नए एलाइज आपको लाने होंगे और ऐसे में आरएसएस को और भाजपा को, संघ को एक नया चेहरा सामने देना पड़ेगा उन परिस्थितियों में, और उस पर कितने एलाइज आते हैं, कितने सहमत होते हैं, वो देखना होगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से गद्दी छोड़ेंगे? क्योंकि अंतिम चरण आते आते तो चुनाव धमकियों पर आ गया है। तेजस्वी यादव को खुली धमकी मिली है कि वो जेल जाएंगे चुनाव के बाद। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि गद्दी तो मनमोहन सिंह ने भी छोड़ी थी, गद्दी तो उनसे पहले भी प्रधानमंत्रियों ने छोड़ी है। जब आपके साथ बहुमत नहीं है, जब आप चुनाव हार गए हैं,
तो आप उस गद्दी को पकड़ के नहीं रख सकते, क्या करेंगे आप? लेकिन सर ये अमृतकाल जिसे कैसे कहा छोड़ेंगे? गया, मोदी युग को जो अमृतकाल कहा गया, ऐसा तो किसी मुझे नहीं लगता राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी हुई हो चीजें जो हमने मोदी सरकार में देख ली हैं। तो आपको पहली बात तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो 2024 का चुनाव है और मोदी की सरकार, ये आपको लगता है कि ये बाकी तमाम सरकारों से अलग है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग बहुत है। मायनों में। हाँ। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपको लगता है कि हाँ। इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी गद्दी से उतरेंगे? नहीं, गद्दी से उतरना और सरकार का जो आप अलग सरकार का कहना, वो एक अलग चीज है। ये बिल्कुल अलग सरकार है। इसमें मोदी जी जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं आपको 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं और राशन का कर्जा उतारने के लिए आपको वोट देना होगा, तभी आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो ये तो अलग सरकार है। पिछली सरकारों में तो किसी ने कहा नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि फ्री राशन आपको कभी मिला नहीं हो जीवन में। यहाँ तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऐसी जो फ्री राशन लेती रही है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि भाई, जो अभी उन्होंने बताया कि मैं तो देवतुल्य पुरुष हूं और मैं तो अवतरित हुआ हूं पृथ्वी पे राक्षसों से इसको क्लीन करने के लिए, तो जब तक मैं पूरा काम नहीं कर दूंगा तब तक नहीं कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, क्या होने वाला है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आप जिन एजेंसियों के बलबूते पे ये इस तरह की बात कर रहे हैं, वो एजेंसी आपकी नहीं है, वो सरकारी एजेंसी है। आपकी सरकार है, इसलिए वो एजेंसी आपके लिए काम कर रही है। कल को आपकी सरकार नहीं होगी, वो एजेंसी नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ी पलटी मार है, सबसे पहले वही पलटी मार है। और पलटी मार नहीं है, वो मार चुकी है पलटी। उनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ बहुमत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी पलटी मार है वो, तो वो पलट चुकी है, तो वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। तो इसी कोई पलटी का करिश्मा डर है क्या? यही खौफ सता रहा है क्या दिन रात, जो उल जुलूल भाषा पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहा है, भाषाई स्तर पर वो नीचे गिरते जा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, जब व्यक्ति इतना पावरफुल रहता है, इतनी तमाम चीजों में रहता है, एकाएक उसको लगता है कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो वो बहुत निराश और उदास हो जाता है। उसको जिस चीज का उसको आभास भी नहीं था, वो चीज अगर सामने दिख जाए, तो फिर वो हताश, निराश, उदास होकर कुछ भी बोलने लगता है। यहाँ पे मैं कई बार गद्दी छूटने का डर है या फिर ये कुछ और है जो डर सता रहा है मोदी को, कि अगर दूसरी सरकार आ गई तो इतनी फाइलें खुलेंगी कि अखबार में हर दिन, मुझे लग रहा है साल भर तो सिर्फ जांचों की खबरें आती रहेंगी? नहीं, वो तमाम चीजें हैं। गद्दी जाने का डर तो किसी को इतना नहीं होता, बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनका डर है, और वो चीजें खुलेंगी। क्योंकि देखिए, हम अगर देख रहे हैं, पिछले 10 साल से चीजों को देख रहे हैं, खासकर पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से आपने राजनीतिक मतभेद के चलते कई लोगों को जेल भेजा है, कई लोगों को आपने इस तरह की चीजें करी हैं, एजेंसियों का प्रयोग किया है, तो आने वाली सरकार वो नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम साउथ में तमिलनाडु की सरकार देखते थे कि जब जयललिता सीएम बनती थी, तो वो करुणानिधि को घर से उठवा के गिरफ्तार करवाती थी। जब करुणानिधि बनते थे, वो जयललिता को गिरफ्तार करवाते थे। तो वहां इस तरह की चीजें चल रही थी। तो यहाँ इस तरह की हरकतें अब हो सकती हैं, क्योंकि शुरुआत आपने की है, तो इससे ये बात कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी अगर ये घटनाएं होती हैं। और इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा कि क्यों हो रही, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने ही की है। भाई, आपने एक हिसाब से 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, और अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज साबित नहीं हुई है। और आपने ऐसे दौरान भेजा है कि चुनाव के दौरान भेजा, या तो आप 6 महीने पहले भेजते, या आप चुनाव के बाद भेजते। तो ये जताता है कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक बदला लेने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात देश में नहीं मानी जाती। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं, तो उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को डर ये लग रहा है कि अगर कुर्सी जाने के बाद इस तरह की कोई चीजें दिमाग में आ गई विपक्ष के, तो उससे उनको ज्यादा खतरा, ज्यादा डर नजर आ रहा है, मुझे ये लगता है। और इसका उदाहरण मैं प्रज्ञा ये देता हूं कि जैसे हम देखते थे, इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, बहुत दबंग और बहुत मजबूत आदमी थे, तानाशाह थे। लेकिन जब उनको लगा कि मेरा अंत निश्चय है और पास में आ गया है, तब उन्होंने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, और वो छुप गए। जब उनको पता था कि मुझे मरना ही है, तो उनको आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत मजबूत व्यक्ति होता है, लेकिन वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, और वो छुपम छुपाई वाली लड़ाई लड़ता है। तो यहाँ हम कई जगह देख रहे हैं कि जहाँ छुपम छुपाई वाली लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन सफलता मिलती हुई उसमें मुझे नजर नहीं आ रही। जी। अभी तक सर हमने देखा कि तमाम जितने चुनाव बीते किसी चरण में, चाहे पहले चरण के बाद या दूसरे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद, भारतीय जनता पार्टी कहीं तो मजबूत होती थी, लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी एक अजीब चीज देखी कि हर चरण दर चरण भाजपा गिरती चली गई। नरेंद्र मोदी का वो चार्म, वो मैजिक कहीं दिखाई नहीं दिया। अब 7वां चरण बचा है, सिर्फ 57 सीटें बची हैं। उसके बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे आखिरी चरण में और बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। मैं उन एग्जिट पोल से पहले आपका जानना चाहूंगी, आपका अनुमान क्या है सर? अब ये 7वां चरण भी आप किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ? देखिए प्रज्ञा, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 13 सीटों पे पहली तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हाँ। इन 13 सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी। यस। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 11 की 11 सीटें बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी इसमें से 3 या 4 सीट अगर जीत लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूं। क्योंकि अगर आप इन पे देखेंगे, यहाँ पे कई सीटों पे दलित बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य और कई सीटों पे ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं, जहां पे सीधे टक्कर है। और कई जगह आप देखेंगे कि जो बनारस के आसपास की सीटें हैं, प्रधानमंत्री मोदी का तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि उनको कोई कड़ी टक्कर है या उनको कोई दिक्कत है, लेकिन आसपास की जो सीटें हैं वहां कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। कई सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जो बसपा की सीटें भी थी, क्योंकि बसपा सीट जीतने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, तो कई सीटें ऐसी हैं कि जो बसपा भी भाजपा को हराने में सहयोग कर रही है। और बसपा का जो सहयोग करे ना करे, क्योंकि आपने आज जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में धरातल पे चल रहा है, जो आप संविधान की बात कर रहे थे कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, वो मुद्दा कहीं ना कहीं ग्राउंड पे चला गया है और पिछड़े और दलितों की अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि भाई अगर ये दोबारा सरकार में आते हैं तो ये हमारे संविधान को बदलेंगे, और हमारा संविधान बदलने का मतलब है कि हम पुरानी 70 साल पुरानी स्थिति में फिर आ जाएंगे। ना हमें पढ़ने को मिलेगा, ना हमें रोजगार मिलेगा, ना हमें सम्मान मिलेगा। तो उससे कहीं ना कहीं घबरा के जो दलित और पिछड़ा है वो बहुतायत में विपक्ष को वोट कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि विपक्ष का कौन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मायावती का जो दलित वोट है वो कभी भी आसानी से साइकिल पर नहीं जाता है, लेकिन इस बार वो साइकिल पर जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के बहुत ज्यादा खिलाफ है और बहुत ज्यादा गुस्से में वो वोट इसलिए साइकिल को आसानी से कर रहा है। हम जैसे लोग जब कई ऐसे दलित चिंतकों से या दलित लोगों को जिनको हम जानते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप तो मायावती के हार्डकोर वोटर हो, तो आप विपक्ष में कैसे जा सकते हो, तो उनका कहना यह है कि मायावती के वोटर हैं, लेकिन मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है और मायावती को प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रही। मायावती जी को हम देख लेंगे 27 में देख लेंगे, लेकिन अभी हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और विपक्ष को सरकार में लाने के लिए मदद कर रहे हैं। और ये मुद्दा खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये मुद्दा चाहे आप बंगाल देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, जहां भी दलित बाहुल्य सीटें हैं, दलित एक मुश्त होके भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा डेंट है और इसका जो साथ दे रहा है वो मुस्लिम समाज है। अब आप देखिए कि जहां मुस्लिम समाज, दलित समाज और कास्टिज्म के हिसाब से आपने टिकट दिया, अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग आप देखेंगे कि उन्होंने कास्ट के व्यक्ति को वोट दिया, वो अपनी कास्ट में मजबूत है, तो वो अपनी कास्ट का वोट लेकर चल रहा है, उसको दलितों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिल रहा है। तो वो जो आंधी आ गई है फ्री फंड की, और इसमें आपको ये भी देखना होगा, इस इलेक्शन में एक और अनोखी बात है कि चुनाव कोई विपक्ष या कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव जनता लड़ रही है। आप ये देखिए, जनता जिस उत्साह से आ रही है विपक्ष के नेताओं की रैलियों में, चाहे वो तेजस्वी की रैली हो, चाहे वो अखिलेश की रैली हो, चाहे वो राहुल गांधी की रैली हो, इन रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री की रैली में भी इस तरह की भीड़ नहीं आ रही। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लगने जा रहा है। जी। अब ये छठे चरण तक केपी मलिक सर, कितने, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बड़ा डेंट दे रहा है मोदी को? देखिए प्रज्ञा, मुझे लगता है कि मोदी को जो डेंट दे रहा है सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही है। और यहाँ आज मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि अगर ऐसी घटना घट गई, जिसकी संभावना कई लोग जता रहे हैं कि अयोध्या सीट भी भाजपा के हाथ से निकल गई, तो ये नाक कटाने जैसा हो जाएगा। जिस पे राम मंदिर की आप बात करते हैं, जिसकी कस्में खाते हैं, और जो आपने नारा चलाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो ये नारे सब घुस जाएंगे
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप देखते हैं जो सबसे बड़ा डेंट लग रहा है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। उसके बाद आपको कर्नाटक में डेंट लग रहा है, राजस्थान में डेंट लग रहा है। तो इस तरह छोटा-छोटा डेंट सब जगह लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत ज़्यादा खपा है। उसका कहना ये है कि इतना कीचड़ इन्होंने वहाँ पे फैला दिया, दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों को तोड़ दिया और आप जिसके लिए कहते थे कि ये सबसे बड़े करप्ट भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो जनता कहीं न कहीं अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और वो दोनों बेचारे बन गए, चाहे वो शरद पवार हों और चाहे वो जो शिवसेना वाले हैं उद्धव ठाकरे चाहे वो हों, दोनों को बेचारा बना के जनता वोट दे रही है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के इस बार अच्छे नंबर आएँगे और शरद पवार के भी अच्छे नंबर आएँगे। कुछ सीटें हैं जिन पर अजीत पवार और जो शिंदे हैं शिवसेना ग्रुप के जो आजकल सीएम है, एक सीट कहते हैं कि शायद उनको भी आ जाएगी, उनका भतीजा या बेटा कोई लड़ रहा है। इसके अलावा तमाम सीटें जो है समाज उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिलती हुई नजर आ रही है। तो बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां है। कई लोगों ने ये भी बताया महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं कि मुंबई की सीटें जो हैं मुंबई की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जो शहरी सीटें वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी देखी जा रही है। एक सीट जो है इनकी जो पीयूष गोयल की सीट है उस सीट पर थोड़ा सा कहते हैं लोग कड़ी टक्कर है, हालांकि कड़ी टक्कर है, जीतना नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो सीट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। इसके अलावा कोई सीधे कोई सीट मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती दिख रही है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। जी सर, आरएसएस पर आ जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है आरएसएस पर जितनी एक्सपर्टीज आपके पास है उतनी तो किसी के पास नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, छठे चरण तक तो हमने देखा कि आरएसएस का कोई खास योगदान नहीं रहा बीजेपी को और ज्यादा बूस्ट अप करने में। अब सातवां चरण है, अंतिम चरण है। मोदी को कमजोर करने में आरएसएस की कितनी भूमिका आपने देखी? देखिए प्रज्ञा, अगर आपको याद हो मैंने पहले चरण में ही कहा था कि जो भाजपा के सहयोगी संगठन है वो बूथ से दूर हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण संगठन है और जो सबसे बड़ा संगठन है, भाजपा से भी बड़ा संगठन है संघ, वो दूर है। वो कहीं नदारद दिख रहे थे उनके कार्यकर्ता, हमें किसी बूथ पे दिखाई नहीं दिए। और तब हमारी बात हुई तो तब हमें पता चला कि संघ और भाजपा में 36 का आंकड़ा है। भाजपा में नहीं कहेंगे, अमित शाह और मोदी में 36 का आंकड़ा है और उसके रिजल्ट हमें आखिर तक देखने को मिले। और अभी जो छठे चरण का चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें संघ के पदाधिकारी और योगी जी भी थे और बाकी तमाम लोगों को बुला के ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि संघ और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में मदद कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा कहीं और कोई ऐसा कहीं से मैसेज नहीं आया कि आरएसएस के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं जैसे कि वो पहले करते थे। तो अब कुछ बचा ही नहीं है, छठा चरण समाप्त हो गया। सातवें चरण में आरएसएस कोई नया कुछ मामला बहुत बड़ा कर देगी ऐसा दिखाई देता नहीं है। और क्लियर लोगों को समझ में आ गया कि हम जैसे लोग बोलते हैं शायद क्लियरिटी ना समझ में आए। जब नड्डा जी बुला के एक देश के बहुत बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को कह सकते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो वो सबको मैसेज सीधा सीधा उन्होंने दे दिया। तो अब आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की कैसी तालमेल है, अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं कहने में। इससे ज्यादा और क्या कहलवाएंगे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो आरएसएस की आपको जरूरत नहीं है और आपको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो दोनों ने अपने अपने रास्ते क्लियर कर रही हैं। तो ये क्या जताता है कि भारतीय जाने का वक्त आ गया है? देखिए उसमें यह है कि झोला तो वैसे भी उठेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती भी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती भी है तो ऐसे में संघ को, भारतीय जनता पार्टी को एक नया चेहरा सामने करना पड़ेगा, तभी आपके साथ एनडीए के कुनबे में नए लोग जुड़ेंगे। मोदी जी के नाम पे एनडीए के तमाम लोग आएंगे, इनको समर्थन देंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा और मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मोदी जी, अमित शाह के नाम पे कोई एलाइज आपके साथ नहीं आएगा। इन परिस्थितियों में संघ को और भाजपा को एक नया चेहरा आगे करना पड़ेगा और जिसमें मुझे दो चेहरे बड़े मुफीद नजर आते हैं, उसमें शिवराज चौहान और नितिन गडकरी। इसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी उस रेस में हो सकते हैं, लेकिन ये लोग पीएम नहीं बनेंगे, मोदी सरकार नहीं बनने जा रही है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। ये बात कंफर्म है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, आप इस बात का दावा कर रहे हैं?
क्योंकि मैं एक ट्वीट पढ़ रही हूँ आपका। आपने लिखा है, आज के सियासी हालात को भांपते हुए संघ का आकलन है कि भाजपा को बहुमत मिलता नहीं लग रहा है, लेकिन यदि भाजपा को बहुमत मिल भी जाए तो भी साहेब को पीएम न बनाकर संघ अन्य नेता को आगे करेगा। अतः ये बात तो तय है कि भाजपा की सरकार बने या फिर ना बने, साहेब का जाना तय है। साहेब यानी आपने प्रधानमंत्री जी की एक झोला उठाने वाली तस्वीर भी दिखाई होती है। जी, जी, जी। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि इन परिस्थितियों में एलाइज आपके साथ नहीं आएँगे। और प्रज्ञा, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारे तमाम आकलन, तमाम चीज़ें हमारे बात करने से, लोगों से बात करने से, देखने पे, आकलन करने पे, रैली देखने पे, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनसे बात करके, जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उनसे बात करने पे हम आकलन करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके आपको बताते हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा नेत्र शिवशंकर भगवान खोल दें, कोई जलजला आ जाए, कोई पहाड़ टूट जाए, कोई आसमान फट जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार मोदी जी की बन जाए तो उसमें तो केपी मलिक कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे मोदी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कोई और करिश्मा हो जाए उसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता। जी। अच्छा, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए मोदी जी को, प्रधानमंत्री तो वो है ही है। ये क्या कह रहा है? ये जानबूझ करके मतलब इनकी जबान फिसलती है या ये उम्र का असर है? क्या हो क्या गया नीतीश कुमार जी को? वो तो बड़े करीबी हैं, हाथ पकड़ते हैं प्रधानमंत्री जी उनका, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। प्रज्ञा जी, आप मुझे थोड़ा सा भड़का के मेरे अंदर से ये चीजें निकलवाना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, और मैं बताने में मुझे कोई गुरेज इसलिए नहीं है कि आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खेल किया था, नीतीश कुमार ने उसका बदला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ले लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है। अब वो नीतीश कुमार वो उन्होंने ऐसे ले लिया है कि उन्होंने तेजस्वी को मजबूत कर दिया है और तेजस्वी बड़ी तादाद में सीटें जीत रहे हैं। हालांकि इसमें नुकसान नीतीश कुमार का भी हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को यह पता है कि जो मेरा नुकसान विधानसभा में हुआ है उससे बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी की सरकार अगर बिहार में बनती है, तेजस्वी मजबूत होते हैं तो हम लोग के चांस रहते हैं कि हम आगे भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में हो जाती है, फिर उनको निकालना और उनको इतनी आसानी से हटाना मुश्किल होगा। तो इस समझौते के तहत एक इंटरनल समझौता तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में हुआ है। और आप अगर देखेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, कभी भी अंतर विरोधी भाषण आप दोनों के नहीं देखेंगे। तेजस्वी बहुत कम नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार का, कहीं अगर बात भी करते हैं तो वो चाचा कह के बात करते हैं। कभी भी उन्होंने इसलिए ये जताता है कि आप अगर इस तरह के भाषण नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है। और यही आपको उत्तर प्रदेश में भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव और मायावती का एक कॉम्बिनेशन पर्दे के पीछे का बना हुआ है, वो दोनों के भाषण जताते हैं। भले ही थोड़ा बहुत नामचारे के लिए एक दूसरे के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर देते हो, लेकिन जैसे एजेंडे पे लेके आप गरिया रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश को गरिया रही है, उस तरीके से हम मायावती के भाषणों में हमने नहीं देखा। बीच में बहुत रैलियां उनकी हुई, अब तो नहीं हो रही है। और अखिलेश की तमाम रैलियां हो रही, कहीं भी वो मायावती को टारगेट करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल सहमति बनी हुई है। और सेम जो मैंने आपको घटनाक्रम मैंने बिहार का बताया, वही घटनाक्रम यूपी में है। उनका मानना यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई है और 10 साल अभी भाजपा बैठ गई है और अगले 5 सालों में हट पाएगी नहीं हट पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाबा बैठ गए हैं। और बाबा जो भाजपा की मजबूती है वो तो है ही, वो खुद भी मजबूत हैं। अब उनका खूंटा जो उन्होंने गाड़ दिया है, वो खूंटा उखाड़ने के लिए क्या निर्णय किया जाए, क्या परिस्थितियां की जाए, उसमें एक को समाप्त होना पड़ेगा। मायावती समाप्त होंगी या अखिलेश समाप्त होंगे, तो इस सोच विचार में भी उनको चिंता है, क्योंकि इनको उखाड़ने के लिए इतना आसान नहीं है। और मायावती जी भी चाहती हैं कि मैं दोबारा सीएम बनूं और अखिलेश भी चाहते हैं मैं सीएम बनूं। तो सीएम तभी बनेंगे जब खूंटा उखड़ेगा, और खूंटा उखड़ता हुआ इतना आसान हमें नहीं दिखता है। तो इसलिए इसी रणनीति के तहत ये चीजें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराया जाए, तो इनको कमजोर किया जाए, तो हो सकता है कि हमारी राजनीतिक
दुकान जो है वो दोबारा से चल जाए। तो अपने-अपने हितों के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, तमाम पार्टियां साम-दाम दंड-भेद करती हैं, तमाम पार्टियां सियासत करती हैं, तमाम पार्टियां रणनीति करती हैं, तो वो कर रही हैं सब अपनी पार्टी। तो इसी के तहत मैंने जो आपको किस्सा नीतीश कुमार का सुनाया, तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एन्जॉय कर रहे हैं, उनको भी पता है कि मेरा आखिरी समय ये राजनीति में चल रहा है। जी। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, इंडिया आ रही है या एनडीए? नहीं देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है प्रज्ञा। इसमें आप 7वें चरण के मतदान के बाद ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 200 के नीचे जाती है, तो फिर तो कोई दो राय नहीं है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में। सर लेकिन अगर तो भारतीय फिर अगर बहुत है, लेकिन मैं छठे चरण तक का आपका आकलन जानना चाहती हूँ। साथ देखिए ना, आप अविनाशी हैं ना हम अविनाशी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी अविनाशी हैं, वो परमात्मा है, वो महामानव है, हम आप नहीं है। हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, हम लोग तो तमाम सूत्रों के अनुसार और तमाम जो जमीन पर चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स देख करके ही तो हम अपने आकलन करते हैं सर। तो आपके पास तो अनुभव है, आप तो सड़क पर भी घूम रहे हैं, आप तो तमाम मिल रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स के भी बीच में हैं, तो आप तो हर तरीके से हर तरफ की खबर जान रहे हैं ना। तो मैं आपका छठे चरण के बाद का आकलन जानना चाह रही हूँ। 7वें चरण के बाद क्या होगा वो तो देखा जाएगा। नहीं, छठे चरण में जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 200 सवा 200 दिखाई दे रही है। तो तमाम परिस्थितियां हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को दे सकती है। और अगर 200 से नीचे सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो ऐसे में मुझे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर नहीं आती। और इंडिया गठबंधन में फिर कांग्रेस का भी दूसरा ये रहेगा, कांग्रेस अगर 150 से ऊपर आती है तभी वो सरकार बनाने की सोचेगी। अगर वो 150 से नीचे रहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेगी। मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों, क्या अनुमान क्या है, 150 आएगी नहीं आएगी कांग्रेस? अभी हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस 150 और 100-150 के बीच में घूम रही है। अभी थोड़ा-सा ये 7वां चरण होने दीजिए, तब थोड़ी और क्लियर तस्वीर आ जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि जितने राजनीतिक पंडित हैं, जो 350 से नीचे नहीं उतर रहे थे, वो 250 पे आ गए हैं, सवा 200 पे आ गए हैं। तो 7वें चरण के बाद तो बिल्कुल वो धराशायी हो जाएंगे। 6 बजे तो वो दूसरी बोली बोलना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा-सा उनका भी सुन लें हम लोग, फिर हम लोग अपनी भविष्यवाणी करें। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर। नमस्कार।